वेल अब देखते हैं बेटा अपन कि इनएंशियोमर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है या कह सकते हो कि सेपरेट कैसे किया जाता है और ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आज अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में उसका डेक्स्ट्रो लीवो अगर आइसोमर्स मेंशन किया गया हो या मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर्स हो तो उस मिक्सचर की ऑप्टिकल प्योरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सिंपल सा एक पोलरिमीटर ट्यूब या कह सकते हो सैंपल वेसल लिया जिसके अंदर अपन ने 2-बुटानॉल को फिल किया हुआ जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में फाइंड आउट किया था। अब इसके अंदर अपने पास क्या है कि यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा ऑप्टिकल प्योरिटी का कि डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स के बीच का डिफरेंस मतलब अमाउंट ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड अमाउंट ऑफ द लीवो का बीच का डिफरेंस और टोटल अमाउंट कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल प्योरिटी, है ना। इसको आप परसेंटेज एनएमोमेरिक एक्सेस भी सिग्निफाई कर सकते हो। 2-बुटानॉल जैसे मैंने लिया, मैं मान के चलूं कि मेरे पास इसमें डेक्स्ट्रो की और लीवो की परसेंटेज, ठीक है, मैं इस वाले पार्ट का स्पेसिफिक रोटेशन अभी जानता हूं, ठीक है, दैट इज 13.9 डिग्री। अपन अजम्पशन के अंदर कुछ 14 डिग्री के आसपास रख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया, मान लेते हैं कि एक केस ऐसा बनता है कि सपोज करो डेक्स्ट्रो आइसोमर हमारे पास 100% हो, मतलब ये सैंपल वेसल जो है इसके अंदर हमारे पास प्योर 2-बुटानॉल भरा हुआ हो और अगर बाय द वे प्योर 2-बुटानॉल भरा हुआ और वो 2-बुटानॉल हमारा लेट्स से कि प्लस वाला आइसोमर है ना, डेक्स्ट्रो वाला है, तो अगर ये 100% होगा तो लीवो अज्यूम कर लिया कितना हो गया हमारा 0। तो अगर ये हो गया तो उस वाले पार्ट में जो नेट अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल प्योरिटी की, तो जो ऑप्टिकल प्योरिटी मेरे पास यहां पे मिलेगा, ऑप्टिकल प्योरिटी कितना हो गया 100%। तो ये ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड कहलाता है, ऑप्टिकली प्योर मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करेंगे डी और एल वाले पार्ट की विच इज इंडिकेटेड एज माइनस साइन प्लस साइन, अगर मैं बात करूं नेट रोटेशन की, नेट अल्फा की वैल्यू है ना, स्पेसिफिक रोटेशन जो हमारे पास यहां पे लिया, लेट अस से दैट वी आर अज्यूमिंग इट टू बी प्लस 14 डिग्री। वैसे एग्जैक्टली 13.9 डिग्री होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पर अपन एक रफ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 14 डिग्री, है ना। अब ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला पार्ट लिखा। अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन ली, मान लो मैंने यहाँ पे इस मिक्सचर को इसके इनएंशियोमर को मिला के बेसिकली क्या किया, इम्प्योर कर दिया। ठीक, तो अगर बाय द वे मैं यहाँ पे क्या करूं कि इस वाले पार्ट में इसका मिक्सचर इनएंशियोमर मिला के अगर बाय द वे इम्प्योर कर दूं, मान लो ये 90 डिग्री है, 90% हो गया और ये वाला पार्ट हमारे पास 10% मान दिया। जैसे 10 ग्राम मिक्सचर लगा रहो आप या 10 ग्राम कंपाउंड ले रहो, वो 10 ग्राम में 9 ग्राम हमारे पास मान लो प्लस वाला आइसोमर है और 1 ग्राम हमारे पास माइनस वाला आइसोमर। अब जरा ध्यान से सुनना, जब अपन यहाँ पे लाइट को इससे पास करेंगे तो जो 90% वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो लाइट का रोटेशन हमारा किधर कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और रेस्पेक्टिवली जो 10% मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास उनका ओरिएंटेशन जो है लाइट के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो जो 10% वाला पार्ट होगा वो तो 10% वाले को नलीफाई करेगा, दिस माइनस आइसोमर विल नलीफाई द 10% पार्ट ऑल्सो। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल प्योरिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 90 - 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे ऑप्टिकल प्योरिटी 80 आ जाएगा। अच्छा, जब डेक्स्ट्रो 100% हो या लीवो 100% होता है, तो जब डेक्स्ट्रो 100% हो लीवो 100% होगा तो रेस्पेक्टिवली ऐसे पार्ट को हम बोलेंगे ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड और ऑप्टिकली प्योर मिक्सचर, राइट। ये वाला पार्ट 90, ये हो गया हमारे पास 10, ये हमारे पास 80 हो गया, तो इस वाले पार्ट में हमारे पास रोटेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। भाई जैसे 100 डिग्री या 100% जब प्योर है तो रोटेशन कितना आ रहा है 14 डिग्री आ रहा है। तो जब हमारे पास ओवरऑल मिक्सचर 80% प्योर होगा तो उस वाले ऑप्टिकल प्योरिटी 80% होगी, तो रेस्पेक्टिवली रोटेशन इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आगे आइडेंटिफिकेशन करूं तो मान लेता हूं कि ये वाला पार्ट सपोज करो मैंने इस वाले पार्ट का रखा 75%, राइट, डेक्स्ट्रो का, दिस इज टेकन एज 75%, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 25%। अब अगर मान लो 7.5 ग्राम इसके लिए, 2.5 ग्राम इसके लिए, तो टोटल तो 10 ग्राम हमारे पास वैसे हो गया। तो 25% मॉलिक्यूल जो हैं वो 25% मॉलिक्यूल को नलीफाई करने का काम करेंगे। द लीवो पार्ट विल बी नलीफाइंग दी डेक्स्ट्रो वाला पार्ट। तो 25 से 25 नलीफाई हुआ तो जो ऑप्टिकल प्योरिटी है वो कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 50%। अब 50% अगर आ गई तो जो ऑप्टिकल रोटेशन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 14 × 0.5, वैल्यू निकाल सकते हो 7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि अगर बाय द वे सपोज करो हमारे पास एक ऐसा केस बन जाए कि यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने 50% ले लिया, मतलब 5 ग्राम डेक्स्ट्रो आइसोमर ले लिया और 5 ग्राम
लीवो आइसोमर ले लिया मिक्सचर के अंदर। अब जितना अमाउंट हमारा डेक्स्ट्रो का है उतना का उतना अमाउंट हमारा लीवो का है, तो जो नेट रोटेशन होगा लाइट का वो तो ओवरऑल दोनों के रेस्पेक्ट में जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द 50% ऑफ द लीवो मॉलिक्यूल विल बी नलिफाइंग ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई करेंगे तो जो ऑप्टिकल प्योरिटी है वो कितनी आ गई? जीरो। और आपके पास नेट रोटेशन कितना आ जाएगा? जीरो। तो ऐसा कंडीशन जब हमारे पास किसी कंपाउंड के डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर, राइट, जैसे ये दो 2-बुटानॉल की स्ट्रक्चर है, इसके दो आइसोमरिक फॉर्म हमारे पास हो गए, एक डेक्स्ट्रो वाली फॉर्म हो गई और एक लीवो वाली फॉर्म हो गई। अगर दोनों का 50-50% रेशियो अगर आ रहा है, 1:1 रेशियो अगर आ रहा है, तो रेस्पेक्टिवली इस तरह के मिक्सचर को अपन बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? रेसमिक मिक्सचर। हमें अगर बाय द वे इस मिक्सचर में से इनैंशियोमर को सेपरेशन करनी होगी तो उस सेपरेशन की टेक्निक को अपन इसके जस्ट बाद डिस्कशन में लेंगे। उसी को प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेजोल्यूशन ऑफ इनैंशियोमर। ठीक है, अब अपने पास ये 50% हो, ये 50% हो, दैट मींस 50% एक्स्ट्रो 50% लीवो विल नलिफाई ईच अदर एंड आफ्टर द नलिफिकेशन यू विल गेट द नेट ऑप्टिकल रोटेशन टू बी जीरो। दो तरह का पार्ट अब आपने ध्यान रखना है। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है जो एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों? डेक्स्ट्रो को कौन कंपनसेट किया? लीवो। लीवो को कौन कंपनसेट किया? डेक्स्ट्रो। और जो मीजो कंपाउंड था जिसमें अपन ने कायरल सेंटर देखा था, कायरल सेंटर अलोंग विद पीओएस और सीओएस, इंटरनल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब यहां पे ये देखो आप, नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 5। सपोज करो लेट अस से ये 40 हो गया और ये 60 हो गया। अब ये बताओ कि हमारे पास कौन सा आइसोमर डोमिनेटिंग है? लीवो। अब डोमिनेटिंग अगर आइसोमर हमारे पास लीवो डोमिनेटिंग है तो 40%, दिस इज 40% विल नलिफाई दी 40%। 40% मतलब 80% पार्ट तो वो हो गया जो रेसमिक में ही चला गया। मतलब हमारे पास 40% से 40% बैलेंस हुआ, ठीक, बचा कितना? 20। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आ जाएगी? 20। लेकिन अब जो डोमिनेटिंग आइसोमर है वो लीवो वाला है, तो ऑप्टिकल रोटेशन अब प्लस नहीं रहेगा। ये तो प्लस था, ये प्लस था। अब जो ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा? -14 इंटू क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? 0.2, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2.8 माइनस की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डोमिनेटिंग है लीवो वाला फॉर्म। अगर बाय द वे लेट्स से आपके पास यहाँ पे इस तरह की कंडीशन बन जाए कि मैं यहाँ पे इसको कर दूं 25 पर इस वाले पार्ट को 75 कर दूं, बेटा आप बताओ क्या करेंगे? 25 75 अगर होगा तो 25 से कौन नलिफाई हुआ? 25। कितना बचा? 50%। कौन डोमिनेटिंग है? लीवो। लीवो डोमिनेटिंग है, दैट मींस योर नेट रोटेशन ऑप्टिकल प्योरिटी 50, ऑप्टिकल इनैंशियोमरिक एक्सेस 50% हुआ, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 7, -7 डिग्री आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाए बेटा कि हमारे पास ये 0 हो जाए, ये 100 हो जाए, मान ले कि हमने जो फॉर्म रखी है भैया, या हमने जो इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, या हमारे पास जो कंपाउंड भरा हुआ है वो परफेक्टली लीवो है, ठीक है। 0 वाला पार्ट हमारे पास हो गया डेक्स्ट्रो का, और ये अगर पूरा का पूरा 10 ग्राम ही अगर हमारा लीवो का रोटेटरी कंपाउंड भरा हुआ है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी आप सीधा सीधा डिफाइन कर सकते हो ये, और रोटेशन कितना आ सकता है? -14 डिग्री। अगर हमें इस कंपाउंड के अंदर, या कह सकते हो इस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन फाइंड आउट करनी हो, और हमें यहाँ पे नेट वैल्यू दे रखी हो, तो आप ये देख सकते हो कि हम यहाँ पे कोई भी अननोन फिगर, यानी कि अननोन डेक्स्ट्रो लीवो के परसेंटेज के रेस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू देखते हुए या नेट रोटेशन देखते हुए उसके परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 14 डिग्री हो गया। तो जैसे यहाँ पे डेक्स्ट्रो जब 100 था, ये 0 था, तो ये ऑप्टिकली प्योर, ये 0 ये 100 हो गया, तो इसको भी अपन बोलेंगे ऑप्टिकली प्योर, राइट। किसी लीवो रोटेटरी वाले कंपाउंड के अंदर अगर डेक्स्ट्रो का कुछ पार्ट मिला दिया तो ऑप्टिकली इम्प्योर बन जाएगा। और ऐसे ही अगर बाय द वे किसी डेक्स्ट्रो वाले कंपाउंड के अंदर आपने क्या किया, उसी का आइसोमर इनैंशियोमर मिला दिया, ठीक है, लीवो वाला, तो इन दैट केस वो वाला का मिक्सचर हमारा ऑप्टिकली इम्प्योर बन जाएगा। दिस इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट दी ऑप्टिकल प्योरिटी। क्लियर है? तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो है वो हमारे पास क्या हो गया? दैट्स नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स, राइट। तो उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ दीज टू पार्ट multiplied by 100. This is also to be defined with respect to the percentage enantiomeric axis. I hope so clear है ये चीज।
तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट दी ऑप्टिकल प्योरिटी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारे पास मिक्सचर में यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर भरा हो और मुझे ये असाइनमेंट मिला कि इस केस में डेक्स्ट्रो लीवो को सेपरेशन कैसे किया जा सकता है, तो डेक्स्ट्रो लीवो को सेपरेट करने का तरीका क्या रहेगा, विल बी फाइंडिंग आउट दैट पार्ट। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू दी सेपरेशन ऑफ द इनएंशियोमर, है ना। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, इनएंशियोमर्स का रेजोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनएंशियोमर्स आर आइडेंटिकल, है ना। इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे स्टेबिलिटी हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई जो हमारे पास इनएंशियोमर्स के लिए क्या होती हैं, सेम होती हैं। बट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस भी होता है, जिसमें एक प्रॉपर्टी तो आती है हमारे पास जिसके बारे में अपन बात ही कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जैसे वर्ड देखा था ऑप्टिकल प्योरिटी, तो जैसे डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर है, डेक्स्ट्रो का रोटेशन प्लस वाला, लीवो का रोटेशन माइनस वाला। लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका हमारे पास पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। कंपाउंड को देख के मैं ऑप्टिकल इनएक्टिव तो कमेंट कर सकता हूं, ऑप्टिकल एक्टिव कमेंट कर सकता हूं, लेकिन उसकी रोटेशन कितनी होगी वो हम ऑन पेपर ऑन बोर्ड नहीं बता सकते जब तक कि उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमें मेंशन नहीं की हो या उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने के लिए हमें डाटा नहीं दे रखे हो। ठीक है, दूसरा जो हो गया हमारे पास इनएंशियोमर की प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें सेम हो गई। देन उसके बाद जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस है वो आ गया ऑप्टिकल रोटेशन, और दूसरा वाला पार्ट हो गया रिएक्टिविटी विद कायरल कंपाउंड्स। हम इस रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में ही जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्या, कि कौन सा मतलब डेक्स्ट्रो वाला आइसोमर की रेट ज्यादा होगी कि लीवो वाले की रेट ज्यादा होगी, मतलब देयर रिएक्टिविटी विद एनी कायरल कंपाउंड विल बी डिफरेंट, एंड बाय दिस एप्लीकेशन वी आर एबल टू रिजॉल्व द इनएंशियोमर्स, है ना। अब मैंने जैसे वर्ड किया रिजोल्यूशन, है ना, रिजॉल्व करना। सेपरेशन ऑफ द इनएंशियोमर फ्रॉम देयर रेसमिक मिक्सचर, मतलब किसी रेसमिक मिक्सचर में से अगर हम इनएंशियोमर्स को सेपरेट आउट कर पाए, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को या इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, रेजोल्यूशन। सेपरेशन ऑफ द इनएंशियोमर फ्रॉम देयर रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज व्हाट, द रेजोल्यूशन। इट मींस वी आर एबल टू से दैट कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर सेड टू बी द रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स, है ना। अगर मुझे कंपाउंड के लिए पूछा कि कौन सा कंपाउंड रिजॉल्वेबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड हमारे पास क्या हो सकता है, एनाइंशोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या जिनके आंसर कह सकते हैं कि हम जिनको डेक्स्ट्रो लीवो की फॉर्म में सेपरेट आउट कर सकें। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो रिजॉल्वेबल होते हैं, और रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है सेपरेशन ऑफ द एनाइंशोमर फ्रॉम देयर रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे। मान लेते हैं हमारे पास एक रेसमिक मिक्सचर दे रखा है, आप ये देखना मैं स्टार्टिंग से 2-बुटानॉल वाले पार्ट को फोकस किया हूं, सो दैट आप उस पार्ट को इस पार्ट से इजीली रिलेट कर सको, राइट। तो प्लस माइनस 2-बुटानॉल, दैट मींस एक रेसमिक मिक्सचर हमारे पास 2-बुटानॉल का प्लस माइनस इंडिकेशन ये हो गया कि मिक्सचर के अंदर प्लस आइसोमर भी है और माइनस भी है, एंड वी आर हैविंग रेसमिक मतलब हो गया 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, 1:1 यानी कि 1:1 मोलर रेशियो ऑफ द डेक्स्ट्रो लीवो इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। अब ये प्लस माइनस 2-बुटानॉल का हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आया और हमें कहा गया कि इसके अंदर जो प्लस और माइनस वाले आइसोमर है यानी कि डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म है उनको सेपरेट आउट करना है, ठीक है, उनको रिजॉल्व करना है। तो द रेसमिक मिक्सचर ऑफ प्लस माइनस 2-बुटानॉल इज रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटेड into the enantiomers, है ना। To separate these enantiomers, we are basically mixing them with the pure chiral acid। अब मुझे पता है कि अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर एस्टर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे होंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देखेंगे कि एस्टर प्लस अल्कोहल हाउ दे क्रिएट दी एस्टर्स। बट अभी एक जनरल पार्ट के रेस्पेक्ट में बात करूं, अल्कोहल प्लस एसिड विल बी गिविंग यू दी एस्टर फॉर्मेशंस। तो मैंने क्या किया, इस अल्कोहल के मिक्सचर को एक प्योर कायरल एसिड से ट्रीट किया, मतलब यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमारे पास ली हमने इस वाले पार्ट को हम यूज कर रहे हैं। सो एनाइंशोमर्स वी मिक्स विद द प्योर कायरल एसिड, ठीक है, विच कन्वर्ट्स देम इनटू द डायस्टेरोमेरिक एस्टर्स, ठीक है, विच कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एक वर्ड यूज किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच we are able to separate the isomers, या कह सकते हैं which are able to separate the mixture which are having the different boiling points।
ऐसा प्रोसेस, मतलब ऐसा हमारे पास मेथड जिसके थ्रू हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स को अगर बाय द वे अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट आउट कर पाए, तो दैट्स कॉल्ड एज वाज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम एग्जांपल्स ड्रॉ करके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे मैंने वर्ड यूज किया कि दैट वी आर हैविंग दी प्लस माइनस मिक्सचर ऑफ दी 2-बुटानॉल। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। ठीक है, दैट ड्रॉइंग सम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैंने क्या किया, यहां पे इधर OH रखा, H रखा, दिस इज Me एंड दिस इज Et। ठीक है, एक आइसोमर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। दूसरा वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा, OH है, H है, इधर मैंने Et कर दिया, इधर मैंने Me कर दिया। आप देखो बेटा, मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अगर मैं प्रायोरिटी वाइज देखूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है ना, 2-बुटानॉल का स्ट्रक्चर है, 2-बुटानॉल वाले पार्ट का स्ट्रक्चर है, तो हमने यहाँ पे 2-बुटानॉल को इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर दिया। इनमें कोई ना कोई एक प्लस वाला है और कोई ना कोई माइनस वाला है। अच्छा, प्लस माइनस तो मैं फिशर को देख के, RS को देख के फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपन ये जरूर मान सकते हैं कि अगर ये वाला पार्ट प्लस है, अज्यूम करते हैं, अगर ये प्लस है तो ये डेफिनेटली माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो गया, R। H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यानी कि S आइसोमर है। ठीक है, 1 2 3 SRI यानी कि R, क्योंकि H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब बेटा मान लेते हैं कि लेट से ये वाला आइसोमर प्लस है, लेट है ना, हमने अज्यूम किया। तो अगर ये डेक्स्ट्रो वाला पार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, लीवो, माइनस वाला हुआ। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें इसको क्या करना है, मतलब सेपरेशन करनी है। वी आर बेसिकली हैविंग अ मिक्सचर, और मिक्सचर में दोनों चीजें पड़ी हुई है ना। आप इसको ऐसे देख लो, ये आपने यहाँ पे पोलरिमीटर ट्यूब ले रखा है, मतलब सैंपल वेसल है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस वाला आइसोमर भी है, माइनस वाला आइसोमर भी है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस 2-बुटानॉल वाले को माइनस 2-बुटानॉल वाले से सेपरेट आउट कराना है और दोनों को अलग अलग करके देना है। मुझे पता है कि आइसोमर की सारी प्रॉपर्टी तो, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी तो सेम ही है। तो बोले सर अलग कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो वो सेपरेट आउट होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो हमने क्या किया है कि इसका आसान एक तरीका दिखा रहा, वो ये है कि हमने क्या किया, इसको प्योर कैरल एसिड के साथ ट्रीट कर दिया। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट्स से इसको मिक्स किया विद दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर D लगा देते हैं और ये COOH कर दिया। दिस इज नथिंग बट अ कैरल सेंटर। एक कैरल सेंटर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, प्योर फॉर्म में। प्योर है यानी कि या तो प्लस है या माइनस है। अब प्लस या माइनस में से जो भी होगा, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये रखा इधर यहाँ पे D, इधर H और इधर CH3। लेट्स से दिस हैज बीन अज्यूम्ड, है ना। अब इस वाले केस में यहाँ भी क्या किया बेटा, OH C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट मैंने D किया, H किया और यहाँ पे CH3 रख दिया। अनदर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक, हमने जब यहाँ पे प्लस माइनस 2-बुटानॉल वाले मिक्सचर के अंदर इस वाले एसिड को मिलाया, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसकी ट्रीटमेंट प्लस वाले के साथ भी होगी और माइनस वाले के साथ भी होगी, क्योंकि आपने मिक्सचर में जब डाला तो दोनों अल्कोहल के साथ ट्रीट करेगा। तो हमने एक S अल्कोहल लिया था जिसको अपन ने प्लस मान रखा है, और एक R अल्कोहल लिया जिसको माइनस मान रखा है। तो ये जो पार्ट हुआ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, तो ये आप यहाँ पे ऐसा ले लो, RCOOH प्लस OHR। ठीक है, एसिडिफाइड मीडियम में जब ट्रीट होते हैं तो वी आर बेसिकली एबल टू सेपरेट दी H2O। ये मैकेनिज्म आगे आएगा जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म कैरी ऑन करोगे। तो यहां पे बनता है एस्टर्स। क्या बनता है, एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल विल बी गिविंग यू दी एस्टर्स। ठीक है, अब अपने पास यहां पे सिमिलरली यहां से H और यहां से OH। ठीक है, ये मैंने यहां से एलिमिनेट किया। कैसे किया, ये प्रोसेस रिएक्शन मैकेनिज्म में पता चलेगा। एसिडिफाइड मीडियम रख देते हैं इस जगह पे, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, देखियो जरा इसमें, ये वाला पार्ट है आपके पास Me, इधर हो गया Et, इधर हो गया H, इधर हो गया O वाला पार्ट, देन यहां पे रखा अपन ने C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट आपका D, ये H और ये CH3। आई सेड कि ये प्योर कायरल कंपाउंड है। तो प्योर कायरल कंपाउंड का मतलब है या तो प्योर R या प्योर S, यानी कि या तो ये कंप्लीटली प्लस है, डेक्स्ट्रो है, या लीवो है। अब जैसे यहां पे अगर मैं देखूं, इसकी प्रायोरिटी वाइज देखूं तो COOH प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 CH3, प्रायोरिटी नंबर 3 D, 1 2 3 क्या आ रहा है, ये S यानी कि R, ये वाला पार्ट हमारे पास R। तो इस एसिड का ट्रीटमेंट अल्कोहल के S वाले पार्ट से भी होगा और इसी एसिड का ट्रीटमेंट R वाले से भी होगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी ना अब, वो क्या मिलेगी हमें, S R।
क्लियर? ये एक एस्टर बना, देखो COOR ग्रुप है ये, एस्टर वाला ग्रुप। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, ये वाला पार्ट हुआ, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे होगी, इधर H इधर OH, ये एलिमिनेट किए, ये जब एलिमिनेट किए तो अगेन वी आर एबल टू गेट दिस पार्ट। इधर हो गया आपका O, इधर हो गया आपका ET, इधर आपके पास हो गया H, इधर हो गया आपके पास Me, कनेक्टिविटी जिससे बनी वो वाला पार्ट हो गया C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ने लगा दिया भाई D, इधर हो गया H और ये हो गया CH3। अब देखना बेटा ध्यान से बहुत, ये हमारे पास हो गया R। अगर जब अपन ने इस S अल्कोहल को R अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, तो जब S अल्कोहल को R अल्कोहल के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास जो एस्टर बना उसके अंदर 2 कैरल सेंटर आ गए, 2 कैरल सेंटर आ गए और कॉम्बिनेशन वाइज क्या बन रहा है बेटा, SR बन रहा है ना, एक कैरल सेंटर S और ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास R और R, तो क्या बन गया इस जगह पे RR। अब SR और RR क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो हमारे पास जब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हुए तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ वो रिलेशनशिप क्या हो गया हमारे पास, डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि SR का मिरर इमेज कौन सा होता है, RS, डबल R का मिरर इमेज क्या होता है, डबल S। SR और RS के बीच में जो रिलेशन, डबल R के बीच में रिलेशन हुआ वो कौन सा हो गया, डायस्टीरियोमर। तो अब मैं फिर से रिपीट कर दूं लाइन को कि हमें 2-बुटानॉल का एक रेसिपिक मिक्सचर दे रखा था जिसको हमें सेपरेट आउट करना था प्लस और माइनस आइसोमर में। हमने क्या किया, उसको एक प्योर कायरल एसिड के साथ ट्रीट करा दिया। जब हमने इसको प्योर कायरल एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो वो प्योर कायरल एसिड यानी कि या तो प्योर R वाला फॉर्म या प्योर S वाला फॉर्म, तो वो कायरल एसिड S के साथ भी भिड़ा और वही कायरल एसिड R के साथ भी भिड़ा। मतलब R का रिएक्शन S अल्कोहल के साथ हुआ, ये R कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन S अल्कोहल वाले पार्ट के साथ हुआ, तो SR कॉम्बिनेशन बन गया एस्टर वाली मॉलिक्यूल में। और जब R अल्कोहल के साथ R एसिड की रिएक्शन हुई तो कॉम्बिनेशन बना RR। अब SR और RR कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर बना तो दे आर नथिंग बट डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब स्टेबिलिटी सब डिफर करती है। अगर बाय द वे मेरे पास डायस्टीरियोमर बन गए तो डायस्टीरियोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दे हैव गॉट द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और अगर बाय द वे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा तो मैं इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगेन रिपीटिंग, वो वाला प्रोसेस जिसके थ्रू हम उन कंपाउंड्स का सेपरेशन कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर बाय द वे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो A आइसोमर और B आइसोमर अगर बना था तो A और B फॉर्म को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। और एस्टर को जब वापस से हाइड्रोलाइज करोगे तो ये एस्टर फिर से ब्रेक होगा एसिड और अल्कोहल में। इस तरह से आप S अल्कोहल को अलग और R अल्कोहल को अलग कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द रिजोल्यूशन ऑफ इनैंशियोमर। क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ इनैंशियोमर। आपको इसमें एक छोटा सा पॉइंट वो ध्यान रखना है, वैसे नॉर्मली इसका इनकॉर्पोरेशन जेई के अंदर कम होता है, वो ये कि अगर हमारे पास इस जगह पे अगर हमारे पास लेट्स से कायरल कार्बन नहीं होके, जैसे अगर मैं तुमको यहां पे कहूं इफ वी आर हैविंग व्हाट दी नाइट्रोजन, है ना, और नाइट्रोजन पे मेरे पास HDT इस तरह से ग्रुप लगे हुए हों, ठीक, तो दिस इज ऑल्सो कायरल बट इट इज नॉन रिजॉल्वेबल। आप ये तो बोल सकते हो कि एक्चुअली जो हमारे पास कायरल देखने के लिए क्या देखते थे बेटा जी, अपन कायरल देखने के लिए देखते थे कि हमारे पास कंपाउंड जो है वो POS COS ना रखे और हमारे पास एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सुपर इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो, तो ये इसके लिए तो कंप्लीटली एप्लीकेबल है। लेकिन इसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। तो जैसे सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कायरल है, पर सारे कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो ये नेसेसरी नहीं है। इन कंपाउंड्स के लिए जो अपन ने रेजोल्यूशन टेक्निक पढ़ी ये तो ठीक था, बट अमीन्स की अगर बात करें तो अमीन्स में जब हमारे पास यहां पे नाइट्रोजन को 3 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, राइट, R1 R2 R3 अगर लगा हो तो दीज आर बेसिकली कायरल बट नॉन रिजॉल्वेबल। रीजन इसका एक्चुअली होता है क्या, एमीन इन्वर्जन। एमीन इन्वर्जन का मीनिंग होता है
कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन्स होते हैं इनके अबाउट जो ग्रुप लगे होते हैं दे बेसिकली रैपिडली फ्लिप, और ये अगर इनकी फ्लिपिंग होती है तो इनकी फ्लिपिंग के थ्रू अगर बात करें तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं। और आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को, मतलब इन दोनों कंपाउंड्स में अगर कोई सा भी मिक्सचर अगर हम यहाँ पे उठाएंगे दे विल एग्जिस्ट 1:1 मिक्सचर, तो इनको कभी भी हम यहाँ पे रेस्पेक्टिवली सेपरेट आउट नहीं करते। ये नाइट्रोजन के अबाउट जो ग्रुप्स होते हैं ये इस तरह से रैपिडली अप एंड डाउन मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड एमीन इन्वर्जन्स। ठीक है, ये हमारे पास वो वाला एग्जाम्पल हो गया जिसमें हम कायरलिटी तो देख पाते हैं लेकिन रिजॉल्वेबिलिटी या कह सकते हो कि ये रिजॉल्वेबल नहीं होते। अगर मैं वर्ड यूज करूं ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर रिजॉल्वेबल, ठीक है, तो वो जो वर्ड है वो अभी अपन ने लिखा था वो बेसिकली इनके लिए एप्लीकेबल है। ये वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एमीन इन्वर्जन्स, ये एक दूसरे के मिरर इमेज रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, दे हैव द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जब भी आप कोई सा भी मिक्सचर लोगे दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट 1:1, आप सेपरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, this is what we mean by the amine inversion also, and this is how we are having the resolution of enantiomer, ठीक है, from their racemic mixture। clear है? fine, right? so this is what we are having the entire optical isomerism। अब आप इसमें यह है कि अपने क्वेश्चंस को जब भी आपको कोई भी पार्ट पे जैसे डाउट लग रहा है या किस तरह का पार्ट रहेगा तो आप पुराने पार्ट्स को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो। रिकॉल करते हुए ये आपको देखना रहेगा कि कब कौन सा वाला लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी, राइट। सबसे पहले मैं एक बार पूरा समराइजेशन कर देता हूं टॉपिक का, हमने क्या क्या चीज इसके अंदर देखी। सबसे पहले अपन ने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे देखते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन देखने के लिए हमने पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंटेशन का यूज किया। पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें यह पता चला कि लाइट जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लाइट कौन सी, प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और देयर सॉल्यूशंस, जिसका मेजरमेंट हम पोलरिमीटर के थ्रू करते हैं। और अगर लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला, और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लीवो रोटेटरी बोला। अब कोई भी कंपाउंड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखेगा या नहीं रखेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका था, वी हैव सीन द सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स में बेटा अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो टाइप, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए आप तीन चीजों को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो, या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख सकते हो। जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वो कंपाउंड्स लाइट को डेविएट या रोटेट करने की एबिलिटी रखते हैं, उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनको कायरल कंपाउंड भी बोलते हैं। अपन ने जो कायरलिटी वाला वर्ड पढ़ा था, कायरलिटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टी थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी कंपाउंड अपनी मिरर इमेज को अगर बाय द वे सुपर इम्पोज नहीं करने की प्रॉपर्टी रखता है तो इस तरह के पार्ट को अपन कायरल बोलते हैं। कंडीशन वही थी, यू आइडेंटिफाई द पीओएस एंड सीओएस। जो कंपाउंड को प्लेन पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, वो कंपाउंड्स कायरल होते हैं। ये वो एग्जांपल है जिनमें प्लेन और सेंटर वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है, ये कायरल है। बट ये कंपाउंड हमारे पास एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते, इनमें स्पेसिफिक केस है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एमीन इन्वर्जन, है ना। ये एक दूसरे की मिरर इमेज में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने देखा कायरलिटी, फिर अपन ने देखा था कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किसे बोला था, sp3 हैबिटेस कार्बन containing the 4 different groups, sp3 हैबिटेस कार्बन या sp3 हैबिटेस एटम containing the 4 different groups are known as what, the कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर वाला पार्ट हो गया। और कायरल सेंटर के अंदर फिर अपन ने कॉन्फ़िगरेशन निकाले। कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन निकाले, RS कॉन्फ़िगरेशंस। और RS कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए अपन ने क्या किया, चारों ग्रुप को CIP रूल से प्रायोरिटाइज किया। CIP रूल से प्रायोरिटाइज करने के बाद प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ऑब्जर्वर से दूर की तरफ देखते हुए अपन ने फाइंड आउट किया कि अगर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है तो R कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मल्टीपल कायरल सेंटर अगर है, मल्टीपल कायरल कार्बन अगर है तो उसके अबाउट अपन ने यहाँ पे सेपरेटली सबके लिए 3D ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से R और S कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने इंटर कन्वर्जेंस एंड फिशर प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूलाज पढ़े।
अगर बाय द वे किसी कंपाउंड की 3D फॉर्म्स को 2D फॉर्म्स के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस वाले पार्ट को अपन बोल रहे थे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और वही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर भी अपन आरएस को आइडेंटिफाई करने के लिए सेम वही प्रायोरिटी वाला रूल यूज किया करते हैं। इसके थ्रू अपन ने कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कौन से कंपाउंड एनेंटियोमर्स होते हैं, कौन से कंपाउंड डायस्टेरियोमर्स होते हैं, किन कंपाउंड्स को मीजो कंपाउंड कहा जाता है, राइट, कौन से कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल होंगे। आपको ये सब चेक करने के लिए आप सिंपल आरएस वाली मेथड को भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज 3D तो है ही सही। इंटर रिलेशनशिप का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जेई के अंदर, जेई एडवांस के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटर रिलेशन वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं। और इंटर रिलेशन वाले पार्ट से ज्यादा इस तरह से आते हैं कि आपको एक फिशर प्रोजेक्शन दिखा देगा, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दे देगा, सोहर्स वाला डायग्राम दे देगा, वेजन डैश रिप्रेजेंटेशन दे देगा, अलग अलग ABCD मार्किंग कर देगा, पूछ लेगा कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। आरएस वाले पार्ट से इंटर कन्वर्जन करवाते हुए उनकी फॉर्म्स बनाओगे, उनकी फॉर्म्स बनाते हुए यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कौन एनेंटियोमर, कौन आइडेंटिकल, कौन डायस्टेरियोमर और कौन नॉन आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा। देन इसके बाद जब है किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है टोटल आइसोमर्स की, कौन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, राइट। वो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए अपन ने जो फार्मूला देखा, इवन नंबर ऑड नंबर फॉर सिमेट्री, कब सूडो कैरल सेंटर है कब नहीं है, सारी चीजों को फाइंड आउट करते हुए विद द फॉर्मूलाज अलोंग विद द 3D ज्योमेट्रीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हुए अगर आप देखोगे तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दी आइसोमर्स, ठीक है। तो दिस इज एंड द लास्टली दैट वी हैव सीन कि हमारे पास ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकाली जाती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर क्या या मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रोलीवो आइसोमर दे रखे हैं तो हम उसको सेपरेशन कैसे करते हैं, और उसके अंदर ये कैसे देखते हैं कि सर ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, उनका रोटेशन कितना है। तो रोटेशन जो देखने का तरीका होगा हमारा वो बेसिकली हम वो उसका अगर हमें अल्फा की वैल्यू यानी कि उसका ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन मेंशन किया हुआ हो तो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव सीन दैट कि किस तरह से कंपाउंड या रेसमिक मिक्सचर के अंदर से प्लस और माइनस आइसोमर को रिजोल्व किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट वी आर नोइंग द रेजोल्यूशन टेक्निक, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ओपन चेन कंपाउंड्स में अगर R1 R2 R3 तीन डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हों, ये कंपाउंड्स हमारे कायरल तो होते हैं बट ये कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी नॉर्मली नहीं होती बिकॉज ऑफ द एमीन इन्वर्जन्स, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपने सारी एक्सरसाइजेस के रेसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो मोर ओवर सारे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।